इस कहानी के 2 प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। पहले का जवाब आप आज के जहां पर आप बैठे हैं जिस आंगन में, उससे 5 साल पहले दे चुके हैं। दूसरे का जवाब अभी भी अनुत्तरित है। तीसरे के जवाब में आप स्वयं यहाँ पर हैं, लेकिन दूसरा प्रश्न अभी भी अपनी जगह पर कायम है। यदि आपको याद हो कि दूसरा प्रश्न आपसे यही पूछा गया था कि ये जीवन मेरे बगैर भी गुजारना हो, तुम्हें जीना पड़े, तो क्या करोगे? इन रस्मों के बीच जब आपकी नजर आपकी बुआ से टकराती है तो आप अपने आप को अपराध बोध से थोड़ा सा ग्रस्त पाते हैं। पता नहीं क्या सोच रही होगी, निर्लज्ज यहां भी आ पहुंचा। आप कुछ भयभीत से हो जाते हैं और फिर अचानक क्या देखते हैं कि वो सामने से उठकर आपकी तरफ आ रही हैं और आप अब क्या करेंगे, थोड़ा सा घबराते भी हैं। और वो जब आ जाती हैं तो आपको कुछ नहीं सोचता, आप खड़े हो जाते हैं और वो जी पैर छूता, वो बीच में रोक लेती, नहीं नहीं लल्ला बैठो बैठो, यहीं बैठो, आराम से बैठो, कहो कैसे हो। और जवाब में आप कहते हैं ठीक हूं, अच्छा हुआ तुम आ गए। आप कुछ नहीं बोलते। कोई परेशानी हुई, कोई दिक्कत है? बोलते नहीं सब ठीक है बुआ जी, सब बढ़िया है, अच्छे से हूं। कोई परेशानी हो तो बताना। और आप क्या कहेंगे? जी 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 बुआ जी ठीक है। फिर वो जाकर अपनी जगह बैठ जाती है। वहां से वो किसी न किसी बच्चे को बराबर आपके पास भेजती रहती हैं, इस बात की तसल्ली करती रहती हैं कि आप अच्छे से हैं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आप जैसे पानी पीना है, जाओ पूछ के आओ, पानी तो नहीं पिएगा, जाओ पूछ के आओ, ठंड तो नहीं लग रही। आप कुछ आश्चर्यचकित से होते हैं, कितनी मेहमान नवाजी, इतना ख्याल रखा जा रहा है आपका। 2-3 घंटे वहीं बैठे बैठे गुजर जाते हैं और फिर देखते हैं कि वो फिर से आपके पास आई हैं और कहती हैं आपसे कि बहुत बैठ लिए, अब चलो थोड़ा सा आराम कर लो। और वो लेके आपको एक कमरे में आ जाती हैं और कहती हैं कि यही वो कमरा है जहां वो रहा करती या रहती थी। उन्होंने तो यही वर्ड यूज किया होगा आपसे, करेंगी, यहीं रहती थी, अब पराई होने वाली। आप चुपचाप, साफ सुथरा कमरा है, चुपचाप बेड में बैठ जाते हैं। वो आपके पास बैठती है। उसने कहा था, आप देखते हैं उसकी तरफ, उनकी तरफ देखते हैं, क्या कहा था, किसने कहा था? वो आगे बताती हैं, उसने कहा था कि तुम आओगे, उसने कहा था कि मम्मी पापा को समझा देना, उसके आने पे कोई बखेड़ा ना खड़ा करे, उससे कुछ कहे ना, मैंने उसे बुलाया है, वो आएगा, जरूर आएगा। तुम आराम से रहो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आराम से लेटो, कोई तकलीफ हो तो बताना, किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस करो तो मुझसे कहना। और वो चली जाती है। आप देखते हैं साफ सुथरा कमरा है, छोटा सा है लेकिन बहुत बेहद सलीके से रखा हुआ, सब सामान अपनी जगह पर। एक दीवार पर आईना
और आईने के सामने आप खड़े हो जाते हैं, जाके अपनी सूरत देखते हैं और आपको एक अक्सर होने वाली एक घटना याद आ जाती है कि जब आप कहीं पर यूं ही बैठे होते थे और जब वो आके आपके पास बगल में बैठती थी तो कहीं ना कहीं से एक आईना उसके हाथ में होता था और वो यूं सामने करके कुछ आपके चेहरे की तरफ से अपना चेहरा सटा के ऐसे देखा करती थी और आप पूछते थे क्या देख रही हो? वो कहती है दोनों की सूरत देख रही हूँ, कितनी मैच करती है, कितनी अच्छी लगती है। आप उस आईने के सामने अकेले खड़े हैं, अपनी सूरत देख रहे हैं। तभी आप गौर से देखते हैं कि उस आईने के जस्ट अपोजिट दीवार पर उसकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी है, शायद उसी दौर की खिंचवाई हुई, और उसका प्रतिबिंब ठीक उसी आईने पर आपके चेहरे के बगल में बन रहा है। और तब आप महसूस करते हैं कि जैसे वो आंगन में ना होकर किन्हीं रस्मों के बीच नहीं है, वो आपके पास अभी भी इसी आईने में आपके साथ कैद है। आपकी आंखें भर आती हैं, आप एकटक उसको देख रहे होते हैं। वो सारी स्मृतियां फिर से ताजा हो जाती हैं। आंगन में विवाह के मंत्र कोलाहल आपको अब भी अंदर सुनाई दे रहा है, लेकिन इन सब से दूर होकर आप उसके साथ वहीं पर बैठे हुए हैं, वही आईने में उसको कैद, वही कैद में खुद को, अपने आप को कैद किए हुए हैं, उसे कैद करके रखे हुए हैं, जैसे वो यहीं पर हो, कहीं और इसके सिवा कहीं 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 नहीं हो। और कुछ देर आराम करने के बाद आप बाहर आते हैं और यूं ही जाके दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर धीरे से चुपचाप आंगन को क्रॉस करते हुए किनारे से द्वार पे निकल जाते हैं। वहां आपकी मुलाकात उसके पिताजी से होती है। आप तो पहचानते नहीं थे कौन है, लेकिन वो स्वयं आपके पास आते हैं और कहते हैं तुम, आपका नाम लेके, तुम वही हो ना? आप पलट कर देखते हैं कि हाँ, फिर उसका नाम लेके बोलते हैं मैं उसका पापा हूँ। अच्छे से हो ना? ठीक हो? पता चला है कि बारात में आ रहे हो। उससे शायद यही कहा गया रहा होगा कि वो लड़के का दोस्त है, बारात में आए हैं, कोई बखेड़ा मत करो, उनसे झूठ बोला गया। और वो शांति से यही पूछते हैं कि बारात में आए हो ना, सब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं? वो भी पूछ वही रहे, लेकिन अंदाज अलग है पूछने। जब विदाई की रस्म होती है और वो आके अपने पिता से लिपट कर रोती है, आप वहीं पर उसके पास, उन्हीं के पास खड़े होते हैं। जोर जोर से रो रही है, आपका मन भी कर रहा है कि इसे दिलासा दे, आंसू आपके भी आंखों में आ रहे हैं, लेकिन आप उसे जब्त कर रहे हैं। जैसे पत्थर पर कोई बार बार चोट करे और पत्थर तब भी न टूटे तो बड़ी भीभत्स आवाज निकलती है। जब पत्थर टूटने वाला होता है तो वो आवाज एक मधुर आवाज में कन्वर्ट होती है, बदलती है। लेकिन जब कोई कठोर पत्थर होता है
और उस पर बार बार प्रहार किया जाए, वो फिर भी न टूटे, तो बड़ी भयंकर आवाज निकलती है उससे। वही आवाज आपके मन से निकल रही है। चोट हो रही है बार बार, लेकिन वो पत्थर है आपके दिल का जो टूट नहीं रहा। और जब वो कार में बैठ जाती है तो उसके पिता आपके पास आते हैं और कहते हैं आपसे, बड़ा दूर का सफर है, तुम बारात के साथ में हो, जानते हो, ध्यान रखना, शर्मीली है, संकोची है, पूछ लेना इससे, कहीं कोई चीज की जरूरत हो तो। तब भी आप कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते उनसे। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे ये कि अब उसकी मंजिल अलग है, उसके रास्ते अलग है, सफर दूर का ही सही, लेकिन अब हम सफर नहीं है। क्या पूछेंगे? और उनसे सच भी नहीं बता सकते कि आप बारात के साथ नहीं आए हैं। आपको स्वांग करना है, जैसे आप बारात के साथ ही आए हों, इसी के साथ ही जाना है। आपके जो दोस्त हैं, जो सारी इतनी व्यवस्था करके आए हैं, आपके लिए परेशान हैं, अपनी मित्रता का धर्म निभा रहे हैं, अपनी पर्सनल व्हीकल, पैसे का इंतजाम क्या नहीं होता उस समय। आप एजुकेशन ले रहे होते हैं, लास्ट ईयर है, पैसे के लिए घर से मोहताज होता है आदमी। दोस्त भी हैं, उनमें से कुछ दोस्त होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। उन सब दोस्तों ने पर्सनल कार की, उसके इंतजाम किया, आपकी मदद की, आपको वहाँ तक पहुँचाया, खुद भी आए साथ में कि कहीं कुछ हो ना, इस आशंका के साथ कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। वो आते हैं, कहते हैं चल यार अब चलते हैं, अब क्या रखा है, चलो अब किसका इंतजार कर रहे हो। वो जा चुकी, चली गई। आप उनके साथ बाहर आते हैं। दरवाजे से बाहर एक खुला मैदान है। जब आपकी वहां नजर पड़ती है उस खुले मैदान पे, छोटी छोटी घास है, घास पर रात भर ओस पड़ी है, तो घास में ओस के बूंदे हैं और सूर्य निकल आया है। वो बूंदे चमक रही हैं। कुछ देर बाद ये बूंदे, जब सूर्य की गर्मी बढ़ेगी तो ये बूंदे भाप बनकर उड़ जाएंगी। वहीं आपको उस दूसरे प्रश्न का जवाब मिलता है। पूरी कर दुनिया की रस्में, हाँ तुमको भी तो अब जाना था। ओस कण में है आंसू के मोती, ये दुनिया ने भी तो देखा था। बनकर शूर भाग्य नक्षत्र का एक एक आंसू अब मैं पीता हूं। हाँ मैं चलती राहों का लेखक माइलस्टोन पर लिखता हूं। ये है तुम्हारे बगैर जिंदगी। मैं भी कुछ कमिटमेंट करूंगा, मतलब आप उससे कह रहे हैं कि तुम्हारे बगैर ये है मेरी जिंदगी। मैं भी किसी से कुछ वादे करूंगा, किसी का हाथ पकड़ूंगा, उसके साथ वफाएं निभाऊंगा। पर जब तुम मेरे मन में हो, मेरी अंतरात्मा में हो, और तुम्हें याद करते हुए जब कभी आंखों में आंसू आएंगे, छलक जाएंगे, तब अपनी ही तपिश से, अपनी ही गर्मी से मैं उन आंसुओं को सुखाऊंगा। बनकर शूर भाग्य नक्षत्र का एक एक आंसू अब मैं पीता हूँ। हाँ मैं चलती राहों का लेखक माइलस्टोन पर लिखता हूँ। थैंक यू।